नमस्कार साथियों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं कोड डिकोड के आज के इस अंक में हम बात करेंगे सैयद अली शाह गिलानी के ऊपर। जी हाँ, सैयद अली शाह गिलानी एक ऐसा नाम जिसने जम्मू कश्मीर में लगभग पिछले 3 दशकों से आतंक मचा रखा था। एक ऐसा आतंक जिसमें हजारों की संख्या में नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, हजारों लोगों के परिवार उजड़ गए, कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए और एक ऐसी विभिषिका से जम्मू कश्मीर को गुजरना पड़ा जिसमें कश्मीरी लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी। और यदि आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे, यदि आप गहराई से इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस सारी चालबाजी के पीछे जो एक मास्टरमाइंड था वो सैयद अली शाह गिलानी था। आज सैयद अली शाह गिलानी के ऊपर बात करना वैसे भी जरूरी है क्योंकि हमें समझना होगा कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पाकिस्तान में यह कहा जाता था कि द मोस्ट फेवरेबल इंडियन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का सबसे चहेता भारतीय वो कौन था? सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी जिसे हमेशा ही नई दिल्ली ने सपोर्ट किया, उसे बैकअप किया और उसी की बैकअप के एवज में जो भी यहाँ पे स्थानीय सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सरकार थी, इन्होंने कभी भी सैयद अली शाह गिलानी के साथ टकराने की कोशिश नहीं की। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च अवार्ड निशाने पाकिस्तान भी दिया था। आप समझ सकते हैं, आप इस बात की विडंबना समझ सकते हैं कि आखिर हम किस देश में रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से पूर्व विधायक होने के नाते वहाँ की पेंशन, वहाँ की सैलरी ड्रा करता था, लेकिन गाता हमेशा पाकिस्तान की थी। और पाकिस्तान के गाने के एवज में उसे पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ एजेंडा था वो वही जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करता था। चाहे हवाला के जरिए करोड़ों की फंडिंग हो, चाहे विदेशों से कहीं से भी पैसा आना हो, किस प्रकार पैसा इनकी संस्थाओं को मिलता गया। और ये जमायत इस्लामी के शुरुआती दिनों में ये जमायत इस्लामी के सदस्य थे। बाद में इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और लगभग 26 ऐसे छोटे मोटे जो दल थे उन्हें मिला के इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई और उन्हें एक समय में द स्ट्राइक मैन ऑफ कश्मीर भी कहा जाने लगा। लेकिन ये क्यों कहा जाने लगा? केंद्र की ढिलमुल नीतियों की वजह से इन्हें ये सब कहा जाने लगा। और उसके एवज में ये इतने ताकतवर होते गए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक का एक ऐसा बीज बोया जिस बीज में कई नौजवानों ने जो पढ़ाई में अच्छे थे, जो लिखाई में अच्छे थे, वो आतंकवाद की राह पे चल पड़े। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो विडंबना की बात यह है कि 1968 में जब इनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ, इन्होंने दूसरी शादी की और जिसमें उनको 2 बेटे और 6 बेटियां, और अपने इन सभी बच्चों को उन्होंने विदेशों में पढ़ाया, उन्हें अच्छे अच्छे जॉब्स दिए, कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में गए, लेकिन सड़क पे उतारे उन्होंने आम आदमी के बच्चे उतारे। लेकिन कश्मीर को एक ऐसे आंदोलन में इन्होंने जोड़ा और वो एक ऐसा आंदोलन था जिसने कश्मीर को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। और आपको याद होगा, यहाँ तक कि सैयद अली शाह गिलानी के बारे में यदि हम और देखें, लगभग 12 किताबें इन्होंने लिखी। और इनकी एक किताब जिसे यह कहा था कश्मीर नवाए हुर्रियत, यानी कि कश्मीर नवाए हुर्रियत, आज़ादी का वो संकल्प जिसमें इन्होंने खुल्लम खुल्ला भारत को चुनौती दी थी कि कश्मीर जो है वो एक दिन आज़ाद होगा, वो पाकिस्तान के साथ उसका विलय होगा। और उन्होंने कहा था वी आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी इज ओवर्स बिकॉज ओवर रिलीजन टाइड अस विद द पाकिस्तान, हमारा धर्म हमें पाकिस्तान से जोड़ता है। इस प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति, कई दशकों से उसने जम्मू कश्मीर में आतंक मचा के रखा हुआ था। लेकिन अफसोस कि पूर्व की किसी भी सरकार में, चाहे केंद्र में राजीव गांधी की सरकार रही हो, चंद्रशेखर की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने कभी गिलानी को आड़े हाथों नहीं लिया। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नज़रबंदी की जाती थी, फिर रिहा कर दिया जाता था। लेकिन साथियों, परिस्थितियाँ 2014 में बदली। जब 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पढ़ते ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को टाइट करना शुरू कर दिया। इनके नेताओं की जो हवाला के जरिए फंडिंग इन्हें आती थी, उनके चेकआउट्स किए गए, उनकी डिटेल पूरी जांच की गई और इसी जांच में ये सारे फंसते गए, जिसमें मसरत आलम, कई बड़े नाम थे, शबीर शाह, यासीन मलिक, ऐसे बड़े नाम थे जो सब जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और हालात ये पहुँचे कि 2020 में सैयद अली शाह गिलानी ने
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से भी इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा का मेन कारण जो ये था, यदि आप गहराई में एनालाइज करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजेंडा सईद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन जब से सत्ता में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी और वो जो एजेंडा था वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने विफल करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान को भी ये लगने लगा कि वो व्यक्ति जिसके जरिए हम वहाँ पे खूनी खेल खेलते थे वो अब हमारे किसी काम का ना रहा, और इसी वजह से उन्होंने सईद अली शाह गिलानी की जो फंडिंग थी उस पर रोक लगाई। जो जिस प्रकार के अख्तियारात उन्हें दिए गए थे उन पर रोक लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, और हालात ये हो गए कि सईद अली शाह गिलानी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से नज़रबंद कर दिया था और एक प्रकार से पूरा चेकआउट कर दिया था, और उसकी एवज में यही हुआ कि कश्मीर में जो आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जिन्हें ये सब लोग गिलानी एंड कंपनी फंडिंग करती थी, उसमें रोक आना शुरू कर दी और ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाने लगा। कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटने लगी और हालात ये हो गए कि कश्मीर वस्तुतः अपनी पूरी नॉर्मलिटी की ओर जाने लगा और वहाँ पे हालात दिन प्रतिदिन सामान्य होते चले गए। लेकिन साथियों, ये देश, सबसे बड़ा बात जो विचारणीय प्रश्न ये है हमारे सामने, राष्ट्र के समक्ष प्रश्न ये है कि आखिर हम किस देश में रहते हैं। एक व्यक्ति जो यहाँ की पेंशन लेता है, एक व्यक्ति जिसने एक समय में 2004 में जब उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और उसने नेशनलिटी का जो कॉलम था, सईद अली शाह गिलानी ने उस समय उसे खाली छोड़ दिया था। उन्हें उस समय जब पासपोर्ट उनका रिजेक्ट हो गया और उसके बाद जब उन्होंने अप्लाई किया तो नेशनलिटी में तब उन्होंने जाके इंडिया लिखा था। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे ही देश में रहते हुए पाकिस्तान का गुणगान करता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार वालों ने उसके देहांत के बाद उसका जो शव था वो पाकिस्तान के झंडे में लिपटा। आप समझ सकते हैं किस प्रकार का व्यक्ति हमारे यहाँ पे पुष्पित पलवित हुआ, किस प्रकार का व्यक्ति हमने अपने सरजमी में उसे पाला पोसा। लेकिन साथियों, अफसोस की बात यह है कि जो पूर्व के हुक्मरान थे उन्होंने कभी भी सैयद अली शाह गिलानी के ऊपर वो शिकंजा नहीं कसा जिसके वो लायक थे। हालांकि जब सरकार बदली, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके पूरे परिवार के ऊपर यह केस किया गया कि किस प्रकार भारत में रहते हुए उन्होंने भारत के में रहते हुए उनके शव को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा। जी हाँ साथियों, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका में कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो अमेरिका के खिलाफ बोले और अमेरिका उसे टॉलरेट करता रहे। कतई नहीं हो सकता। कभी आप सोच सकते हैं कि चाइना में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। कभी आप सोच सकते हैं इजराइल में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें, यही वो कारण था जिससे हमारा देश कई दशकों से पिछड़ा, और राज समय की आवश्यकता है कि हमें एक ऐसे कड़े कानून बनाने होंगे जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा और राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही आवाज़ों के लिए कोई स्थान भारत में नहीं रखना होगा। और यही सब आज की वर्तमान सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट में उस पर जाके हमें कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को कोड डिकोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही मुद्दे के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।